अब चल गया। गुड इवनिंग एवरीवन। इस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है, चलो। सो दी लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट हम पी वाई यूज कर रहे थे एसएससी जेई के। इसमें हमने 2 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट कर लिए। 2 ऑफ द सब्जेक्ट्स आई हैव कंप्लीटेड। इसमें हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर लिया है, बीएमसी हम डिस्कस कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट बीएमसी। बीएमसी में भी कल मेरे ख्याल से आधा लेक्चर हमारा बीएमसी का हुआ था। हाफ ऑफ द लेक्चर वाज ऑफ बीएमसी ओनली। तो उसी में कंटिन्यू करेंगे। विल कंटिन्यू इन द बीएमसी इटसेल्फ। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स भी हमारी। अप टू 33% ऑफ ऑन एसएससी जेईई सब्सक्रिप्शन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। आज तक की वैलिड है 22 ऑफ जुलाई तक। देन एसएससी जेईई के लिए बैच ए लॉन्च हुआ था 14 ऑफ जुलाई को, और दूसरा बैच लॉन्च हुआ था 21 जुलाई को। मैंने स्टार्ट किया था ये। इसमें मैंने स्टार्ट किया था बीएमसी। अभी 2 ही क्लासें हुई हैं, तो दोज ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेईई कैन ज्वाइन दिस बैच। जो प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी जेईई के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देन एसएससी जेईई के लिए इफ यू वांट टू गो फॉर सब्सक्रिप्शन अप टू 25% ऑफ अवेलेबल है अभी। देन गेट ईएससी सिविल के लिए 20% ऑफ अवेलेबल है आज तक। इफ यू वांट टू गो फॉर गेट एंड ईएससी यू कैन गो नाउ। 0% ये भी अवेलेबल है फॉर गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन। देन प्राइस हाइक इज कमिंग सून। 30 तारीख को प्राइस हाइक आ जाएगा। सो फ्रॉम 30th ऑफ दिस मंथ प्राइस हाइक विल बी कमिंग। अच्छा, 24 जुलाई को यानी कल ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है आपका एचपीसीएल का। ऑल ऑफ यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन। 150 मिनट्स का एग्जाम होगा, 170 क्वेश्चन होंगे। पैटर्न वही है जो एक्जैक्टली एचपीसीएल में फॉलो किया जाता है। देन प्रिंटेड नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर्स फॉर गेट एंड ईएससी। देन जो भी फीचर्स हैं हमारे आइकॉनिक के वो आप अवेल कर सकते हो एट अ मिनिमल कॉस्ट। देन गेट 23, गेट 24, ईएससी 23, ईएससी 24 के लिए नया बैच लॉन्च हो रहा है 7 जुलाई को। बायलिंगुअल बैच है ये, तो हमारा 7 जुलाई वाला बैच है। अच्छा, दूसरा बैच भी आ गया है हमारा, मेरे ख्याल से 28 तारीख को आ रहा है बैच। द बैच इज कमिंग फ्रॉम 28 ऑफ जुलाई। ये पुराना वाला ही है। 28 जुलाई को भी एक बैच आ रहा है फ्रॉम 28 ऑफ जुलाई ऑल्सो वन मोर बैच इज कमिंग। तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए। दीज आर अवर बेसिक अनाउंसमेंट्स। चलो, अब हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर। अब सवाल हो रहे थे बीएमसी के। जरा बताना लास्ट प्रॉब्लम कौन सी थी? ये वाला हो गया था। हाँ, मेरे ख्याल से ये लास्ट प्रॉब्लम था। दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देना, मेरे हिसाब से ये लास्ट प्रॉब्लम थी। यही वाला था लास्ट प्रॉब्लम। कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। विल कंटिन्यू आफ्टर दिस। देखो क्या पूछा हुआ है। एडिशन ऑफ पोज़ोलाना टू द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कॉजेस। अगर आपने पोज़ोलाना ऐड किया यानी पीपीसी बनाया, यानी पीपीसी के एडवांटेज पूछ रहा है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीपीसी? डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ। अच्छा, एडवांटेज ड्रॉबैक नहीं पूछ रहा है, ये बस पूछ रहा है होगा क्या। दोनों चीजें हो सकती हैं, एडवांटेज भी हो सकता है, ड्रॉबैक भी हो सकता है। डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रिडक्शन इन द केमिकल एक्शन विद सल्फेट बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ सल्फर और क्लोराइड बढ़ा देता है, तो जो केमिकल एक्शन होता है सल्फेट का वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इंक्रीज इन श्रिंकेज बिल्कुल गलत बात है। कोई श्रिंकेज में इंक्रीजमेंट निकल के आएगा। अच्छा, अगर ये हमारे नेचुरल पोज़ोलाना है, इसको डिटेल में बता देता हूँ, काफ़ी जगह ये सवाल मिलेगा आपको। अगर नेचुरल पोज़ोलाना है, 2 पोज़ोलाना होते हैं, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। अगर नेचुरल पोज़ोलाना की बात करोगे, सेटिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेटिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो अफेक्ट। सेम ओपीसी वाली सेटिंग मिलेगी आपको। आर्टिफिशियल पोज़ोलाना है, सॉरी, श्रिंकेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेटिंग की तो बात नहीं कर रहे, श्रिंकेज की बात कर रहे हैं। तो अगर नेचुरल पोज़ोलाना है तो श्रिंकेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
श्रिंकेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टिफिशियल पोज़ोलाना है तो श्रिंकेज आपकी डिक्रीज करा देगा ये, इट विल डिक्रीज द श्रिंकेज नॉट इंक्रीज द श्रिंकेज। तो उस केस में श्रिंकेज हमारी कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। इन दैट केस द श्रिंकेज विल बी रिड्यूस्ड। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, नहीं भैया ऑल ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ए और बी सही है हमारे ऑप्शंस। सो दीज टू ऑप्शंस आर देयर। ये दो ऑप्शंस की कहानी है हमारी। क्लियर है? कौन है ये डी वाले? क्लियर है? नोट कर लिया? आगे बढ़े? हैज एवरीवन नोटेड? शैल वी कंटिन्यू? 34 डी वाले में तुक्का मारा है। कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट्स उठा के देखो, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। सिंपली चेक द नोट्स ऑफ बीएमसी। एक तो मैंने फ्री में पूरा सब्जेक्ट भी करा रखा है बीएमसी का, इस पे यूट्यूब पे ही करा रखा है, और नोट्स भी अवेलेबल है, बारकोड नोट्स भी अवेलेबल है बीएमसी के, सब कुछ मेंशन है उसके अंदर, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको उसके अंदर, एक एक पॉइंट इन डिटेल। सो यू कैन चेक द नोट्स ऑल्सो, अपने नोट्स को चेक करके देखो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। एक्सपेंडिंग सीमेंट इज यूज्ड फॉर फिलिंग द क्रैक्स। एक्सपेंडिंग सीमेंट को यूज करते हैं फॉर फिलिंग द क्रैक्स, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज करेंगे, क्रैक में जाएगा, फिल हो जाएगा, परफेक्ट फिट मिलेगी, सही बात। नेक्स्ट, व्हाइट सीमेंट इज मोस्टली यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क, बिल्कुल सही बात है। ये मेरे ख्याल से कल वाली क्लास में डिस्कस भी किया था व्हाइट सीमेंट के बारे में। व्हाइट सीमेंट जनरली हम यूज करते हैं डेकोरेटिव वर्क के लिए। डेकोरेटिव वर्क मतलब ऑर्नामेंटल वर्क, जहाँ पे एस्थेटिक वैल्यू बढ़ानी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट प्रोड्यूसेस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या करता है? लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाती है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या मिलेगी आपको? शुरुआत में कम मिलेगी। नेक्स्ट, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्पेशल मटेरियल, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाई स्ट्रेंथ सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ जाएगा हमें? इफ यू हैव टू प्रिपेयर द हाई स्ट्रेंथ सीमेंट, आपको स्पेशल मटेरियल मिलाने पड़ जाएंगे, जैसे सिलिका फ्यूम मिलानी पड़ेगी, सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाना पड़ेगा, फ्लाई ऐश मिलाना पड़ेगा। ये क्या होती है हमारी? ये हमारी स्पेशल मटेरियल्स होते हैं। तो सारे ऑप्शन ही सही हैं। तो बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, और सारे ऑप्शन सही लिख के दिए हैं, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। अब पूछना क्या चाहता था मेरे को ये नहीं पता, तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन? तो फिर आंसर ए बी सी डी कुछ भी मार्क कर दो, सभी सही है। चले, इसमें क्या टिक करेंगे? कुछ भी टिक करो। अब ये भी इसमें ही बताऊं मैं, इसमें ही माथा मारूं, इसमें क्या टिक करेंगे? मतलब सवाल अगर गलत हो, ऑप्शंस अलग गलत हो, तो उसमें क्या टिक करेंगे? अब उसमें ही माथा मारेंगे क्या? भैया कुछ भी टिक करें, सवाल में होगा ही नहीं है, चेक ही नहीं होगा ये सवाल, सबको नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू करते हैं आगे। The hydraulicity of the hydraulic lime is mainly due to, the hydraulicity of the hydraulic lime is mainly due to, लाइम की हाइड्रोलिसिटी किसकी वजह से होती है? इट इज बिकॉज ऑफ क्ले। हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करता है। हाइड्रोलिसिटी क्या होती है? हाइड्रोलिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द लाइम बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट इज केपेबल ऑफ सेटिंग इन वाटर। हाइड्रोलिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है लाइम की जिससे ये पानी के अंदर भी सेट हो सकता है। और ये हाइड्रोलिसिटी लाइम में 3 इंग्रेडिएंट देते हैं। जरा बताना कौन कौन से 3 इंग्रेडिएंट देते हैं? क्ले तो है ही, साथ में और कौन है? क्ले तो है ही, साथ में और कौन है? देयर आर 2 मोर इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द लाइम। क्ले के साथ 2 इंग्रेडिएंट और बता दो। सिलिका मतलब
लाइमस्टोन के अंदर सिलिका भी होती है, सुर्खी। हे भगवान। अरे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं लाइमस्टोन के? व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइमस्टोन? व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइमस्टोन? तो क्ले है, क्ले के बाद दो इंग्रेडिएंट और हैं। देयर आर टू मोर इंग्रेडिएंट्स। दो और इंग्रेडिएंट हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिटी। तो नोट्स पढ़ा करो, सवाल करने से पहले थ्योरी पूरी टिप्स पे होनी चाहिए, तभी सवाल बनेंगे। तो मेरे सवाल पीवाईक्यू कराने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा, यू हैव टू रीड द नोट्स ऑल्सो। नोट्स भी पढ़ने हैं आपको साथ में, तभी कोई पर्पस सॉल्व होगा। मैं चाहे कितना भी बता दूं, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। सॉल्युबल सिलिका एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इसके साथ होता है सॉल्युबल सिलिका और मैग्नीशियम कार्बोनेट। So soluble silica and magnesium carbonate. Soluble silica and magnesium carbonate. तो ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट क्या करते हैं? All these three ingredients are responsible for the hydrolicity of the limestone. वो एक अलग बात है मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, वो एक अलग बात है मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, क्ले ही है, इसलिए हमने क्ले के बारे में मेंशन किया है यहाँ पे। Hence we have talked about clay. क्लियर है? चलें आगे, चलो कंटिन्यू। In plastering, the first coat is called dash. Its thickness should be. प्लास्टरिंग में पहले कोट को क्या बोलते हैं, इसकी थिकनेस क्या होती है? पहला कोट जो लगता है, पहला कोट लगता है उसको बोलते हैं अंडर कोट। ठीक है, अंडर कोट थिकनेस कितनी होती है? 10 से लेके 15 mm। आ गया डी। मैग्नीशियम कार्बोनेट तो स्लोली सेट करता है, फिर कैसे हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करेगा? दोनों बातों में क्या रिलेशनशिप है? दोनों बातों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ये हाइड्रोलिसिटी तो वो प्रॉपर्टी है जिससे हमारा लाइम पानी में सेट करता है। फिर आप बोल रहे हो सर मैग्नीशियम कार्बोनेट तो स्लो सेट करता है, इसने रेट थोड़ी पूछा आपसे कि स्लो सेट करवा रहे हो या तेजी से सेट करवा रहे हो। तो प्लास्टरिंग का पहला कोट क्या कहलाता है? अंडर कोट कहलाता है। थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 10 से लेके 15 mm। जो दूसरा कोट होता है उसको क्या बोलते हैं? ये हमारी फर्स्ट कोट है। जो दूसरी कोट है उसे बोलते हैं फ्लोटिंग कोट, और उसकी थिकनेस कितनी होती है? 6 से लेके 9 mm। दिस इज द सेकंड कोट। तो पहला कोट अंडर कोट, दूसरा कोट फ्लोटिंग कोट। द सेकंड ऑफ द कोट इज टर्म्ड एज फ्लोटिंग कोट। सेट इन डंप एरिया, डंप एरिया नहीं होता, डैम्प एरिया होता है। इट इज नॉट डंप एरिया, इट इज डैम्प एरिया। डैम्प मतलब जहां पे मॉइस्चर हो, नमी हो। तो जहां पर नमी होगी, जैसे एग्जांपल बेसमेंट, बेसमेंट में नमी होती है, वहां पर हम इसको यूज कर लेते हैं, वहां पर भी सेट कर जाती है। तो जहां जहां पर भी मॉइस्चर होगा वहां पर सेट कर जाती है लाइन। So it is termed as damp area. Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? कौन सी statement true है? Mud plastering does not require curing. Mud plastering requires curing. It does not require curing. सही बात है। It depends upon the situation. गलत बात है। It does not require curing. तो मड प्लास्टरिंग में कोई क्योरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन मड प्लास्टरिंग नो क्योरिंग इज रिक्वायर्ड। मड प्लास्टरिंग गांव में होती है, तो जहां पर कॉस्ट कम होता है, करते क्या है, पहले प्लास्टर किया जाता है। फर्स्ट प्लास्टरिंग इज बीइंग डन। प्लास्टर करने के बाद मड प्लास्टरिंग के ऊपर काउडंग लगा देते हैं, या जो क्ले अवेलेबल होती है वहीं पे नेचुरली अवेलेबल क्ले होती है उसको अप्लाई कर दिया जाता है। उसको अप्लाई करने के बाद इसको सुखा देते हैं 3 से लेकर 4 दिनों तक। पर कोई क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी पानी अप्लाई नहीं करते हैं उसके ऊपर। वी डोंट अप्लाई दी वाटर ओवर दिस। तो मड प्लास्टरिंग में कोई क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो गांव में जो घर होते हैं मिट्टी वाले, वो इसी से बनते हैं। क्लियर है? सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इट इज ओनली ये। फ्लोर भी मोस्टली ऐसे बनते हैं गांव में। हाँ, फ्लोर भी ऐसे बनाते हैं मोस्टली। तो फ्लोर भी मोस्टली ऐसे बनाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय द वेयर हाउस पैक ऑफ द सीमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय द वेयर हाउस पैक ऑफ द सीमेंट? देखो ये वेयर हाउस पैक से रिलेटेड कल भी एक सवाल आया था। वेयर हाउस पैक से रिलेटेड कल भी एक सवाल आया था। क्या सवाल आया था? कल ये सवाल आया था स्टोरेज के ऊपर। क्या सवाल आया था स्टोरेज के ऊपर? कि जो सीमेंट के बैग होते हैं उनको पास पास रखा जाता है ताकि उनके बीच में एयर की सर्कुलेशन नहीं हो। जो हमारे सीमेंट के बैग होते हैं उसको हम पास पास रखते हैं ताकि इनके बीच में एयर की सर्कुलेशन नहीं हो, सो दैट द नो सर्कुलेशन ऑफ द एयर टेक्स प्लेस इन बिटवीन देम। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये पास पास रखे आपने, और सीमेंट को एक दूसरे के ऊपर भी रखा जाता है, तो सीमेंट के बैग एक दूसरे के ऊपर भी रखे हुए हैं। अब जब आप ये सीमेंट के बैग एक दूसरे के ऊपर रखते हो, जो नीचे वाले सीमेंट के बैग हैं वो दब जाते हैं। ये जो नीचे वाले सीमेंट के बैग हैं ये दब जाते हैं, यानी कंसोलिडेट हो जाते हैं। इसको टेक्निकली बोला जाता है वेयर हाउस पैक। तो जो नीचे वाले सीमेंट सीमेंट के बैग हैं वो दब जाते हैं, उनमें पैकिंग हो जाती है। इसको टेक्निकली बोला जाता है वेयर हाउस पैक। अब अगर वेयर हाउस पैक हो रहा है तो क्या करें? इन सीमेंट के बैग को जमीन पे मार दें, वापस लूज हो जाता है सीमेंट। अगेन द लूजनिंग ऑफ द सीमेंट टेक्स प्लेस। तो वेयर हाउस पैक क्या होता है? प्रेशर कॉम्पैक्शन ऑफ द बैग ऑफ द लोअर लेयर्स। नीचे वाली लेयर में कॉम्पैक्शन हो जाए, किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। किसका प्रेशर? ऊपर वाले सीमेंट के पार्टिकल्स के, तो ऊपर वाले सीमेंट के बैग्स के वेट की वजह से। इसको हम बोलते हैं वेयर हाउस पैक। इसलिए हमारी कोडल प्रोविजन भी है एज पर IS 4082, कल डिस्कस किया था कोड के बारे में। 10 से ज्यादा बैग नहीं रख सकते एक दूसरे के ऊपर। 10 से ज्यादा बैग नहीं रख सकते एक दूसरे के ऊपर। अब क्लियर है? 60 सेंटीमीटर वॉल से दूर रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। 60 सेंटीमीटर वॉल से दूर रखा जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात। So answer comes out to be C. So answer comes out to be C. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is calcareous raw material used in the cement production? इसमें से कौन सा calcareous? अभी कल ही तो डिस्कस किया क्लास में हमने। Yesterday only we have discussed it in the class. कल ही डिस्कशन हुई है क्लास के अंदर। इसमें से कौन सा कैल्सेरियस रॉ मटेरियल यूज करते हैं हम सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर? सीमेंट रॉक सही बात है, लाइमस्टोन सही बात है, मरीन शेल सही बात है। ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे के सारे ऑप्शन सही है। अभी कल ही डिस्कस हुआ है क्लास के अंदर, ये कल या परसों की क्लास में डिस्कस किया था मैंने, थ्योरी में कराया था। नोट्स उठा के देखना, मिलेंगे आपको वापस। ऑल आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द नेचुरल पोज़ोलाना। स्टार्टिंग का ही पेज है नोट्स का। हाँ, स्टार्टिंग का ही पेज है नोट्स का। 2 दिन क्लास नहीं ले आया, ग्रुप से PDF डाउनलोड करके नोट्स बना रहा हूँ, फुल डिटेल्स है उनमें। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ द इफेक्ट ऑफ नेचुरल पोज़ोलाना। ये देखो आ गया नेचुरल पोज़ोलाना, अभी बात कर रहा था इसकी मैं नेचुरल पोज़ोलाना की। आई वाज टॉकिंग अबाउट नेचुरल पोज़ोलाना होनी। तो इफेक्ट ऑफ नेचुरल पोज़ोलाना, चलो देखते हैं। द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द पोज़ोलाना इज हायर देन दैट ऑफ द लो हीट सीमेंट। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? हायर देन दैट ऑफ द लो हीट सीमेंट नहीं, लो हीट सीमेंट के बराबर ही मिलेगी आपको। तो नेचुरल पोज़ोलाना का इफेक्ट क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर? इट इज सेम, इट इज नॉट हायर, इट इज सेम। तो किसके बराबर मिलेगी आपको? किसके बराबर मिलेगी आपको? लो हीट सीमेंट के बराबर मिलेगी। तो आंसर तो यही आ गया, पर बाकी स्टेटमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। At early ages, the replacement of the cement by the pozzolana usually results in the decreased compressive strength. सही बात है। Rate of gain of strength क्या हो जाता है? कम हो जाती है। Addition of the pozzolana in the cement increases the workability of the concrete for same water cement ratio. सही बात है। pozzolana ऐड करने से वर्कबिलिटी बढ़ जाती है। It increases the workability. नेक्स्ट, क्योंकि इसका जो सरफेस होता है कंपैरेटिवली स्मूथ होता है। श्रिंकेज एंड मॉइस्चर मूवमेंट ऑन द एडिशन ऑफ पोज़ोलाना इन द सीमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। आ गया सिमिलर, सिमिलर सही बात है। स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? Any of the point to be referred from this for anyone?
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, according to IS 8041:1990, which type of cement is recommended to use when high early strength is required? तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ानी है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ानी है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इसमें तो बल्कि रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसमें नॉर्मल रहेगी, ये रेफरेंस है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट नॉर्मल रहेगी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो आंसर इज डी, सिंपल सा सवाल था ये तो बच्चों वाला। क्लियर है? ये सवाल तो कम से कम बना के आ जाना सब, सिंपल प्रॉब्लम था। चलो आगे बढ़ते हैं। A very small amount of dash is useful in making sound cement. If it is an excess, it causes the cement to become unsound. सीमेंट में अनसाउंडनेस कॉज कराता है लाइम, मैग्नीशिया, सल्फर। ये तीन कंपाउंड है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अनसाउंडनेस ऑफ द सीमेंट। क्लियर है? आ गया ये कंपाउंड, अभी क्लास में भी डिस्कस किया था मैंने ये, आई डिस्कस दिस पॉइंट। तो लाइम में पूछता है कौन हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट करता है, और सीमेंट में पूछता है कौन अनसाउंडनेस इम्पार्ट करता है। क्लियर है? तो आंसर इज बी, आंसर हमारा बी, बी इज द ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। The common admixture used to accelerate the initial set of the concrete. अच्छा, the common admixture which is used to accelerate the initial set of the concrete. अच्छा, accelerate करना है, accelerator, जिप्सम। जिप्सम तो क्या होता है? जिप्सम तो रिटार्डर होता है। कैल्शियम क्लोराइड, हाँ बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेटर होता है, इट इज एन एक्सेलरेटर। इसके बारे में एक और जानकारी दी थी, आज के टाइम पे यूज नहीं करते, नॉट यूज इन टुडे टाइम, नॉट यूज इन टूडेज टाइम। क्यों? करोजन कराता है ये रीइंफोर्समेंट में, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करोजन इन द रीइंफोर्समेंट। आज के टाइम पे यूज नहीं करते, इन टुडेज टाइम इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। फिर क्या यूज करते हैं? देन व्हाट इज यूज्ड इन टुडेज टाइम? आज के टाइम पे यूज करते हैं सिलिकेट्स, फ्लोरोसिलिकेट्स, सिलिकेट्स, फ्लोरोसिलिकेट्स। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? Any of the point to be referred from this for anyone? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? चले आगे। चलो The workability of the concrete is influenced mostly by its, वर्कबिलिटी को मोस्टली कौन इन्फ्लुएंस करता है? वाटर सीमेंट रेशो। अगर वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा होगी तो वर्कबिलिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। देन एग्रीगेट सीमेंट रेशो, एग्रीगेट सीमेंट रेशो, एग्रीगेट सीमेंट रेशो ज़्यादा हुआ तो एग्रीगेट ज़्यादा सीमेंट कम, तो वर्कबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सीमेंट कंटेंट, सीमेंट कंटेंट ज़्यादा होगा, सीमेंट कंटेंट ज़्यादा होगा तो वर्कबिलिटी के ऊपर क्या पड़ेगा? सीमेंट कंटेंट ज़्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्कबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाटर कंटेंट ज़्यादा, वर्कबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल हैव नो इफेक्ट। तो बोल रहा है इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय, सबसे ज़्यादा कौन इन्फ्लुएंस डालेगा? वाटर सीमेंट रेशियो। क्लियर है? चले, वर्कबिलिटी इज मोर फ्रिक्शन लेस सल्फेट ऑफ कॉम्पैक्टिंग इज मोर, वर्कबिलिटी इज मोर फ्रिक्शन, वर्कबिलिटी इज मोर फ्रिक्शन लेस सल्फेट ऑफ कॉम्पैक्टिंग इज मोर। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है।
चलो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द वीबी टाइम कौन सा टेस्ट है हमारा? ये टेस्ट इज नोन एज वीबी कंसिस्टोमीटर। वर्किबिलिटी निकालने के लिए यूज करते हैं वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। अच्छा, कौन से कंक्रीट के लिए काम करता है ये? इट इज सूटेबल टू बी यूज फॉर विच टाइप ऑफ कंक्रीट? इट इज सूटेबल टू बी यूज फॉर विच टाइप ऑफ कंक्रीट? जिसकी वर्किबिलिटी कितनी होती है? जिसकी वर्किबिलिटी लो से वेरी लो रेंज में होती है। इट इज सूटेबल फॉर दोज कंक्रीट हुज वर्किबिलिटी इज हाई टू वेरी हाई। वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। ओ बेबू, कौन है दुर्गा शंकर? बाबू ये क्या बता रहे हो? हाई टू वेरी हाई? हाई टू वेरी हाई के लिए तो फ्लो टेबल टेस्ट यूज होता है। फॉर दैट फ्लो टेबल टेस्ट इज यूज्ड। लो टू वेरी लो के लिए यूज होता है ये। हाँ, अब ये वर्किबिलिटी कैसे बताता है? ये वर्किबिलिटी बताता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो लो वर्किबिलिटी के लिए वीबी डिग्री कितनी निकल के आती है? तो अगर लो वर्किबिलिटी है, वीबी डिग्री इज इन द रेंज ऑफ 5 to 10 सेकेंड्स। ये लो वर्किबिलिटी के लिए, दिस इज फॉर लो वर्किबिलिटी। 2 से 5 सेकेंड तो आप बोल सकते हो मीडियम। मीडियम वर्किबिलिटी के लिए 10 से 20 सेकेंड लग रहे हैं। 10 से 20 सेकेंड लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम और ज्यादा लग रहा है, तो वर्किबिलिटी क्या है? वेरी लो। सो वर्किबिलिटी इज वेरी लो। और 20 से लेकर 30 सेकेंड लग रहे हैं तो एक्सट्रीमली लो। एक्सट्रीमली लो। तो मैंने सबके लिए लिख दिया। आई मेंशन दिस फॉर ऑल। रीडिंग ही नहीं आएगी। हाँ सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, रीडिंग ही नहीं आएगी। क्लियर है? शैल वी कंटिन्यू? चलें आगे? चलो, separation of the coarse aggregate from the mortar during transportation is known as separation of the coarse aggregate from the mortar during transportation is known as segregation। इसको segregation बोला जाता है। ब्लीडिंग क्या होती है? अगर सीमेंट की स्लरी सेपरेट आउट हो जाए, इसको हम क्या बोल देंगे? ब्लीडिंग बोल देंगे। दिस इज टर्म्ड एज ब्लीडिंग। इसको टेक्निकली ब्लीडिंग बोला जाता है। ब्लीडिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेग्रीगेशन। ब्लीडिंग भी सेग्रीगेशन का एक टाइप है। चले आगे? Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं। Shrinkage in concrete can be reduced by using, so shrinkage in concrete can be reduced by using, shrinkage घटानी है। लो वाटर सीमेंट रेशो, पानी कम कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है, तो पानी कम कर दिया। लेस सीमेंट इन कंक्रीट, सीमेंट कम कर दिया, ठीक है, श्रिंकेज कम हो जाएगी। प्रॉपर कंक्रीट मिक्स, प्रॉपर कंक्रीट मिक्स यानी ग्रेडेशन सही कर दी, तब भी श्रिंकेज कम हो जाएगी। सारे ऑप्शन सही है, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो अगर आपको श्रिंकेज घटानी है, तीनों ऑप्शन चेंज कर सकते हो आप। ऑल 3 ऑप्शंस कैन बी चेंज्ड। चलें आगे? Shall we continue?
चलो आगे बढ़ते हैं। इन कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज इन कॉन्क्रीट कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? अभी कर रहे थे पीछे, रिटार्डर होता है ना ये तो। कैल्शियम सल्फेट इज अ रिटार्डर, जिप्सम के फॉर्म में डलता है ये, सेटिंग टाइम बढ़ा देता है। तो किसकी तरह काम करता है? रिटार्डर की तरह काम करता है। इट एक्ट एज अ रिटार्डर। सिंपल सिंपल सवाल है, मतलब बीएमसी में वेटेज इतनी ज्यादा, सवाल सारे सिंपल सिंपल। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू। कपिल गुप्ता। चलिए कंटिन्यू। फॉर अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कॉजेस। अच्छा क्या पूछा? फॉर अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो जाएगी। स्ट्रेंथ कांस्टेंट, अरे सॉरी, ये आपको ये चाहिए होता है ना। सो वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट, इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या है? कांस्टेंट है, स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो डिक्रीज हुआ। कब डिक्रीज होगा? जब एग्रीगेट कम होगी और सीमेंट ज्यादा होगी। एग्रीगेट्स कम सीमेंट ज्यादा, लुब्रिकेशन ज्यादा मिलेगी। लुब्रिकेशन ज्यादा मिलेगी इसका मतलब क्या हुआ? वर्केबिलिटी क्या निकल के आएगी? लुब्रिकेशन ज्यादा मिलेगी इसका मतलब वर्केबिलिटी क्या निकल के आएगी? इफ लुब्रिकेशन इज मोर, व्हाट अबाउट द वर्केबिलिटी? इट विल आल्सो कम आउट टू बी मोर, ज्यादा निकल के आएगी वर्केबिलिटी। सो वर्केबिलिटी विल कम आउट टू बी मोर। क्लियर है? चलें आगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। सरफेस एरिया कम देन पेस्ट, ज्यादा लुब्रिकेशन, ज्यादा वर्केबिलिटी है अखिलेश, मतलब इतना डिटेल्ड एनालिसिस, बहुत बढ़िया, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट, द कंक्रीट हैविंग स्लंप ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी, द कंक्रीट हैविंग स्लंप ऑफ 6.5 सेंटीमीटर यानी 65 mm, 65 mm का स्लंप है। 65 mm का स्लंप है यानी किसके बीच में? 50 से लेके 100 के बीच में। तो 50 से लेके 100 के बीच में, तो क्या बोल रहा है ये? ड्राई, अर्थ मॉइस्ट, सेमी प्लास्टिक, यानी किसकी बात पूछ रहा है ये पूछ रहा है कंसिस्टेंसी की। ये सारी की सारी कंसिस्टेंसी होती है, ऑल दीज आर दी कंसिस्टेंसी ऑफ द कंक्रीट। तो जब 65 mm की रेंज में होता है इट इज टर्म्ड एज प्लास्टिक। और वर्केबिलिटी कितनी होती है? और हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या होती है इस रेंज में? वर्केबिलिटी इस रेंज में होती है मीडियम। तो वर्केबिलिटी इज मीडियम, कंसिस्टेंसी प्लास्टिक, मीडियम वर्केबल। बिल्कुल सही बात है, पी फॉर प्रशांत, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बताया। चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। The operation of removing the hump and hollows of the uniform concrete surface area. Hump मतलब प्रोजेक्शन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है फ्लूइडिटी, कितनी आसानी के साथ कंक्रीट फ्लो कर सकता है, इसको हम उसकी कंसिस्टेंसी बोलते हैं। वर्केबिलिटी का मतलब होता है कितनी आसानी से आप उसके साथ काम कर सकते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कितनी आसानी से वो फ्लो कर सकता है। क्लियर है? इसका लो हाई भी बता दीजिए, नोट्स खोल के देखो बेटा, सारा कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो लो वर्केबिलिटी, हाई वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी इसमें होती है ड्राई, इसमें कंसिस्टेंसी होती है सेमी फ्लूइड। इसमें आपको स्लंप की वैल्यू मिलेगी 25 से 50, इसमें आपको स्लंप की वैल्यू मिलेगी 100 से लेके 150 तक। लो हाई भी बता दिया।
क्लियर है ब्लू डूक? चले आगे, सब कुछ नोट्स में है, नोट्स खोलो, यू विल फाइंड ईच एंड एवरी पॉइंट देयर। चलो आगे बढ़ते हैं। द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग द हम्प एंड हॉलोज ऑफ द यूनिफॉर्म, हम्प मतलब प्रोजेक्शंस जो होती हैं उसके ऊपर, उसको टेक्निकली क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग तो है हमारी इरेगुलरिटी को हटाना, स्क्रीडिंग, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्क्रीडिंग। अच्छा, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं तीनों ऑपरेशन, ये जो तीनों ऑपरेशन लिखे हुए हैं किसके ऑपरेशन है? ये तीनों ऑपरेशन लिखे हुए हैं फिनिशिंग के। तो फिनिशिंग के तीन ऑपरेशंस होते हैं, देयर आर 3 ऑपरेशंस ऑफ फिनिशिंग, ये 3 ऑपरेशंस है फिनिशिंग के। स्क्रीडिंग वो प्रोसेस जिसमें आप एक्सेस कंक्रीट को हटा दो, हम्प मतलब प्रोजेक्शन बना हुआ है, इसको स्क्रीडिंग बोला जाता है, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्क्रीडिंग। फिर फ्लोटिंग, जब आप हम्प को हटा देते हो तो प्रोजेक्शन बन जाती है, जब मैंने हम्प को हटाया तो एक्स्ट्रा हट जाता है तो प्रोजेक्शन बन जाती है, उसको आपने लेवल किया, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग। और फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग which is done after all the excess water has evaporated is termed as trawling, उसको ट्रॉलिंग बोला जाता है, that is technically termed as trawling। क्लियर है? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। Shrinkage in concrete can be reduced by using, shrinkage in concrete can be reduced by using, श्रिंकेज घटानी है, लो वाटर सीमेंट रेशियो यूज करो, ये तो पीछे भी आया था, प्रॉपर कंक्रीट मिक्स, रिपीटेड सवाल है तो ऑलरेडी डन, ऑल ऑफ द अबव, सो रिपीटेड प्रॉब्लम है। चलो, for mild and moderate exposure, if 20 mm coarse aggregate are used, minimum cement content per cubic meter of concrete must not be less than IS 456 standard codal provision। तो बोल रहा है for mild and moderate exposure if 20 mm coarse aggregate are used, अगर आप 20 mm का coarse aggregate यूज कर रहे हो तो उसके अंदर मिनिमम सीमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? माइल्ड और मॉडरेट के अंदर आरसीसी है, तो किसकी बात पूछ रहा है? सीमेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। अच्छा फिर से दिक्कत है, नहीं 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 भैया, देखो उसने कंक्रीट बोला है, अब कंक्रीट दो हो सकते हैं, पीसीसी हो सकता है और आरसीसी हो सकता है। अगर पीसीसी है तो उस केस में है 220 240, और अगर आरसीसी है उस केस में है 300। तो ऑप्शंस के हिसाब से आंसर क्या बनता है? ऑप्शंस के हिसाब से आंसर बनता है बी, पर अगर पीसीसी होता तो आंसर हो जाता माइल्ड के लिए हमारा 220 और मॉडरेट के लिए हमारा 240। फॉर माइल्ड इट इज 220, फॉर मॉडरेट इट इज 240, फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट इन आरसीसी इट इज 300। अब सवाल में कंक्रीट दिया हुआ है, ये नहीं बता रखा कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है या प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, नॉट मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम। तो वो जानकारी भी देनी चाहिए थी, दैट इंफॉर्मेशन शुड हैव बीन गिवन इन द प्रॉब्लम। क्लियर है? चलें आगे। चले सर, एग्रीगेट साइज चेंज कर दिया तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट यही रहेगा? नहीं, एग्रीगेट साइज चेंज कर दिया फिर क्यों रहेगा सेम? एग्रीगेट साइज चेंज कर दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। As per IS 456/2000, the organic content of the water used for making the concrete should not be more than,
स्टैंडर्ड सवाल, ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द वाटर यूज फॉर मेकिंग द कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन, तो ऑर्गेनिक कंटेंट 200 मिलीग्राम पर लीटर। इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना होता है? इनऑर्गेनिक कितना होता है? ऑर्गेनिक है 200, इनऑर्गेनिक होती है हमारी 3000 मिलीग्राम पर लीटर, 3000 मिलीग्राम पर लीटर। सो इट इज 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ऑर्गेनिक 200, इनऑर्गेनिक 3000। चले, सस्पेंडेड 400, बिल्कुल सही बात दुर्गा शंकर। अब अगला कोई आएगा, वो बिल्कुल सही बोला तुमने, दुर्गा शंकर बैठा के दिया। सर पिछले क्वेश्चन में ग्रेड पर भी तो डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशो, पिछले केस में ग्रेड पर भी तो डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशो, बिल्कुल ग्रेड पर भी डिपेंड करता है। वो तो मिनिमम ग्रेड पर डिपेंड नहीं करता, मिनिमम ग्रेड बताता है वो कंक्रीट की। पिछले क्वेश्चन में भैया गलत बोल रहे हो, बिल्कुल कंसेप्चुअली गलत। पिछले क्वेश्चन में ये था कि अगर एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड होगी तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट लगाओगे आप M20, अगर मॉडरेट एक्सपोजर होगा तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लगाओगे? M25। भैया गलत बोल रहे हो बिल्कुल, ग्रेड पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर हमारा माइल्ड एक्सपोजर हुआ तो आप कंक्रीट यूज करोगे M20, मिनिमम इतनी ग्रेड का तो आपको कंक्रीट यूज करना ही पड़ेगा इस एक्सपोजर के लिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि ग्रेड पे डिपेंडेंट है, ये ग्रेड इसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिपेंडेंट है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। To obtain very high strength concrete, it is necessary to use very fine grained, very fine grained क्या यूज करना है? वॉल्केनिक स्कोरिया, ग्रेनाइट, सब कुछ ही डाल दो पेपर में तुम्हें ना, मैग्नेटाइट, बेराइट, बेरियम, वॉइड्स, ग्रेनाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से क्या होगा भाई? मैग्नेटाइट भैया देखो स्पॉन्ज होती है, इसमें वॉइड्स होते हैं, फिर हमारा होता है ये इसमें बेरियम होती है, बेरियम होती है जिसमें बेरियम सल्फेट होता है, इसको तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट। अब बता दो आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट। मैंने सबकी प्रॉपर्टी लिख दी है। वॉल्केनिक स्कोरिया, वॉल्काना को इरप्शन के बाद बनता है ये, वॉल्केनो के इरप्शन के बाद बनता है ये। रॉक है जिसके अंदर क्या मिलेंगे आपको? वॉइड्स मिलेंगे, इन विच यू विल फाइंड एक्सेस ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स मतलब स्ट्रेंथ कम देगा। मैग्नेटाइट क्या होती है? आयरन ओर होती है, स्पॉन्जी होती है, तो स्पॉन्ज पता है क्या दब जाती है आसानी से। बेराइट ये मिनरल होता है जिसमें बेरियम प्रेजेंट हो, ये भी सॉफ्ट होती है। आपको क्या लगाना है? आपको तो वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाना है, तो आप जो एग्रीगेट यूज करोगे उसमें क्या डालोगे? ग्रेनाइट से बनाओगे एग्रीगेट, इट शुड बी मेड अप फ्रॉम द ग्रेनाइट। क्लियर है? वॉल्केनिक स्कोरिया रॉक है, हाँ इट इज अ रॉक, वॉल्केनिक रॉक होती है ये, इट इज अ वॉल्केनिक रॉक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो फिर वही सवाल आ गया, रिपीटेड प्रॉब्लम है ये। चलो, ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक, हाँ हाँ तो आगे बढ़ा दिया, सेम था इसलिए आगे बढ़ा दिया। The permanent deformation of the concrete with time under steady load is termed as what? The permanent deformation क्या बोलते हैं बताओ? सी 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 सी, सबका यही ऑप्शन आ रहा है, तो सी सी सी। सब दमदम क्यों बोल रहे हो? सब दमदम क्यों बोल रहे हो?
हाँ ठीक है, क्रीप, सो क्रीप, सो आंसर इज सी। चलो आगे बढ़ते हैं। हंस क्यों रहे हो भाई तुम रमित? आंसर बताने के बाद भी हंस रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। अच्छा हुआ नहीं समझे। कंटिन्यू। देखो क्या पूछा हुआ है। The concrete cubes are prepared and cured and tested according to Indian Standard Code number। कौन सा कोड है? 515। 515 एग्रीगेट का है, क्यूरिंग का नहीं है। 516, 516 टेस्टेड, ठीक है। सो IS 516 टेस्टिंग का बताता है यही कोड हमारा। तो देखो 515 हमारा है, ये एग्रीगेट का कोड है, ये टेस्टिंग का कोड है। टेस्टिंग कैसे करनी है वो बताता है। ये पता नहीं किसी का कोड है, हमारे काम का नहीं है ये। 518 ये भी हमारे काम का कोड नहीं, ये दोनों तो हमारे काम के कोड थे, मटेरियल से रिलेटेड थे। तो 516 हमारा नहीं है भाई, हमारी फील्ड का नहीं है ये। चले आगे। हाँ दमदम का कोड है ये। चलो आगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। The leaching action in the concrete is the example of। The leaching action in the concrete is the example of। leaching action किसका एग्जाम्पल है? decomposition, creeping, crystallization, chemical reaction। अच्छा लीचिंग होती क्या है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज लीचिंग? जब हमारा C3S और C2S का हाइड्रेशन होता है, तो उसके हाइड्रेशन के टाइम पे CSH जेल बनती है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसकी लीचिंग होती है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी लीचिंग होती है। तो हमारे कंक्रीट में से कंपाउंड बाहर निकला, कंक्रीट में से कंपाउंड बाहर निकला, जो जगह इसने ऑक्यूपाई कर रखी थी वो जगह खाली हो गई, हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट रिड्यूसेस। तो कंक्रीट का कुछ पोर्शन बाहर चला गया, इसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन। तो टेक्निकली टर्म्ड एज डीकम्पोजिशन। क्लियर? लाइम लीच आउट हो जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन कंक्रीट में भी मेड बाय एडिंग ग्रीन कंक्रीट। क्या होता है भैया ग्रीन कंक्रीट? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज ग्रीन कंक्रीट? ग्रीन कंक्रीट वो कंक्रीट होता है जो हम बनाते हैं इको फ्रेंडली मटेरियल से। सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम इको फ्रेंडली मटेरियल, इको फ्रेंडली मटेरियल। सो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इको फ्रेंडली मटेरियल। अब क्या है ये? इको फ्रेंडली मटेरियल, आयरन ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH3, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया ना मतलब, ठीक है। बेरियम मैग्नाइट,
बेरियम मैग्नाइट, ये तो ग्रीन कंक्रीट कहां से बना देगा? आयरन ऑक्साइड Fe2O3, क्रोमियम ऑक्साइड। अच्छा, ग्रीन कंक्रीट इको फ्रेंडली मटेरियल। इको फ्रेंडली मटेरियल इसका मतलब क्या हुआ? रेसिड्यू। तो इको फ्रेंडली मटेरियल हम रेसिड्यू को यूज कर सकते हैं। रेसिड्यू बोले तो जैसे फ्लाई ऐश, और फ्लाई ऐश के साथ आपको ये फेरिक ऑक्साइड मिलेगी। यू विल फाइंड दिस फेरिक ऑक्साइड अलोंग विद द फ्लाई ऐश। सो आंसर हमारा सी हुआ। सो आंसर इज 3। रेसिड्यू हो गया ये तो। हाँ, तो रेसिड्यू तो है। तो रेसिड्यू मतलब इको फ्रेंडली, मतलब आपने इसको बनाने में ना एनर्जी यूज करी, ना पॉल्यूशन क्रिएट किया। ये तो एंड प्रोडक्ट है ना, इट्स एन एंड प्रोडक्ट। क्लियर है? हाँ, सो आंसर इज सी। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? दर्द हो रहा है भाई तो बहुत। कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू, पिछले क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन भी तो हो सकती है। पिछले केमिकल रिएक्शन कहाँ हुई? लीचिंग तो मतलब होता है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकले, इसको बोलते हैं लीचिंग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल रहा है, ये केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना है। कंक्रीट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया, इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है केमिकल रिएक्शन से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने के प्रोसेस को लीचिंग थोड़ी ना बोलते हैं। इट इज नॉट टर्म्ड एज लीचिंग। क्लियर है? चलो, कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू, कंक्रीट गेन्स करता है स्ट्रेंथ किसकी वजह से? केमिकल एक्शन ऑफ द सीमेंट विद कोर्स हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। So it is due to what? हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन की वजह से बनता है। तो कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करता है बिकॉज ऑफ व्हाट? हाइड्रेशन। क्लियर? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? चले, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये। नो सर, ऑल ओके। द लाइट वेट कॉन्क्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय, लाइट वेट कॉन्क्रीट किससे प्रिपेयर होती है? यूजिंग लाइट एग्रीगेट, ठीक है, ले सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड्स इन द सीमेंट बाय ओमिटिंग सैंड, हल्का करना है, हवा हल्की होती है सैंड से, हवा हल्की होती है सैंड से 2600 गुना, ठीक है, हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड इन द सीमेंट पेस्ट बाय द सब्सटेंस कॉजिंग फोम। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट सही है। जितने भी स्टेटमेंट है सारे के सारे लिखे हुए हैं सही। तो आपको वेट कम करना है, यू हैव टू रिड्यूस द वेट। क्लियर है पूरी कहानी? चलो, सफिशिएंट है आज के लिए। काफी सवाल कर लिए, 15 सवाल ये हो गए, पिछली वाली फाइल में 10 सवाल कर लिए, 25 सवाल कर लिए। 25 प्रॉब्लम्स वी डिस्कस्ड। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, थ्योरेटिकल हैं तो जल्दी हो जाती है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। चले।